नमस्कार, फिर से एक बार आप सबका द राइट न्यूज़ में स्वागत है और इस समय हमारे साथ में फॉर्मर एमएलसी और स्पोक्स पर्सन बीजेपी के अजय भारती जी हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमने आज दिन में आपको दिखाई थी कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आज एक अनाउंसमेंट की थी, एक बात बोली थी जिसमें उन्होंने कश्मीरी पंडितों का ज़िक्र किया था। जब भी मोदी जी जम्मू कश्मीर आते थे तो हमेशा कश्मीरी पंडितों की एक नाराज़गी रहती थी कि हमारे बारे में कोई बात नहीं हुई, हमारे बारे में कोई बात नहीं की। अजय जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात हुई है। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और टीआरएन की तरफ को भी बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर दिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना कि ये पहली बार हुआ है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपने शायद आपने भी वो देखा होगा और हमने भी कई बार उस वीडियो को देखा भी है, आगे बढ़ाया भी है कि जब मोदी जी विजयपुर आए थे 2019 में जनवरी में, तो उन्होंने बड़े भारी मन से और बहुत ही अच्छी तरह से एक बात कही थी कि मैं मेरे मन में जो कश्मीरी पंडित समाज को लेकर, विस्थापित समाज को लेकर जो पीड़ा है, उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि मैं बार बार इस पर चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में है और हम उस पर काम कर रहे हैं। ये ऐसा उनका वीडियो। लेकिन हमारे दुर्भाग्य कहिए उसको, या जो भी जैसा भी समझ लीजिए, हमारे यहाँ पर एक सेक्शन है जो इंडी गठबंधन, जो ये गुपकार के या एनसी, कांग्रेस, पीडीपी कॉम्बिनेशन है, इन सब के समर्थक भी कुछ जो सीधे सीधे पार्टी में होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इनडायरेक्टली मोदी जी और बीजेपी से नफरत करते हैं, हेट करते हैं, जिनको इनके साथ कुछ कारणों से, कुछ व्यक्तिगत कारणों से जो उनके प्रति उनका प्रेम नहीं है और एक तरीके से नफरत है, तो वो बढ़ चढ़कर इन बातों को करते हैं। वास्तविकता ये है, आज की जो आदरणीय मोदी जी ने जो बात कही, इसमें दो पहलू बिल्कुल स्पष्ट है। एक, उनको उनके मन में कश्मीर के समाज के लिए, कश्मीर के विस्थापित समाज के लिए जो भी भाव है वो उन्होंने प्रकट कर दिए, क्योंकि आज स्वर्गीय टिकलाल टिपलू जी का बलिदान दिवस था, इसलिए ओकेजन ऐसा था, उस पर उन्होंने चर्चा की और बहुत ही बढ़िया ढंग से तीन चीजें साथ साथ कही। देखिए, उन्होंने कश्मीर हिंदू समाज की तीन बातों को एक ही सेंटेंस में किया। एक, स्वर्गीय टिकलाल टिपलू जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज का जो पूरा समाज जिस प्रकार से बलिदान दिवस आज और कल के उसमें मना रहा था, उसमें वो सम्मिलित हो गए, उसका हिस्सा बने। दूसरा, उन्होंने घर वापसी की बात पर चर्चा की कि और अप्रिशिएट कर दिया कि जिस प्रकार से योजना बनी है और उस पर अब काम होगा। साफ, जो कश्मीर के हिंदू समाज की हमेशा से एक मांग रही है, जिसको उन्होंने व्हाइट पेपर के उस पर ये करके कह दिया कि वो भी हो जाएगा। तो इसका एक तो ये पहलू है कि वो हमारे साथ जुड़े और इन तीनों चीजों का जिक्र कर दिया। लेकिन मैं इससे भी इंपॉर्टेंट रोजे एक चीज समझता हूं, वो ये है कि जब हम भाजपा के जो साथ जुड़े हुए हमारे समाज के जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, कश्मीर का विस्थापित जिला जो भारतीय जनता पार्टी का है, जब वो समाज को कहता है कि हमारा सिर्फ एक ही संगठन ऐसा है जिसमें टॉप लीडरशिप से लेकर समाज के छोटे से छोटा बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता का आपस में एक लिंक है, एक टू वे लिंक है, ये जो चल रहा है लगातार चलता जा रहा है, तो इसलिए आज मोदी जी ने उसको अपने शब्दों से एक मोहर डाल दी। कैसे डाल दी? क्योंकि जो मैनिफेस्टो बना था, जब हम समाज के सामने गए थे, हमने समाज से जो राय ली उसको ऊपर भेजा, ऊपर के जो हमारा नेतृत्व है, लीडरशिप है, उन्होंने उसको रिफाइन किए, शॉर्ट कर दीजिए करके उसको डाल दिया। वो हम ये जानते थे, लेकिन समाज को भी हमने बताया, शायद समाज को विश्वास नहीं हो रहा था कि लीडरशिप जो हाईएस्ट लेवल पर है वो इसको एंडोर्स करती है, उन्होंने उसको वेट किया है। अगर हमारे कहने से समाज में कोई डाउट रहा होगा, आज आदरणीय मोदी जी ने उस सारे शंका को समाप्त कर दिया, उस सारे डाउट खत्म कर दिया, ये कहकर कि भाई जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो मोदी की गारंटी है। और जिस प्रकार से भाजपा सिर्फ कहती नहीं है,
वो करती है, ये वैसी गारंटी है। तो उससे मुझे लगता है कि समाज के वो लोग, फिर मैं कहता हूं, जिनको मोदी जी और भाजपा से किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से विशेष प्रेम है, तो उन लोगों को भी एक तरीके से मिल गया। अब लोग उनकी बातों में पहले भी वैसे नहीं आते थे, अब और ही नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों ने अपने कानों से अपने सुना, अपनी आंखों से देखा कि आदरणीय मोदी जी ने समाज के साथ जुड़कर कैसे शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस सारे इसका जिक्र किया। अजय जी, हम आज जगती भी गए थे, वहां पे हमने कुछ लोगों से बात भी की इसके रिगार्डिंग की उन्हें कैसा फील हो रहा है कि वक्त बहुत नजदीक आ चुका है वापसी का, घर वापसी का। या हम एक सीरीज चलाते हैं द राइट कनेक्ट, उसमें जब भी हम उन्हें पूछते हैं कश्मीरी पंडित समाज को कि आप कौन सी ऐसी चीज कश्मीर में छोड़ के आए हैं जिसे आप मिस कर रहे हैं, जो अभी आपको यहाँ नहीं है, उनका सिर्फ एक ही जवाब होता है, सुकून। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, कब तक इन्हें ये सुकून मिलेगा, कब इन्हें वापस लिया जाएगा, और क्या पॉलिसीज इनके लिए तैयार होंगी, क्योंकि अभी पॉलिसीज फ्रेम नहीं हुई हैं। जी जी, जिस प्रकार से आपने देखो, हमारी ये देखिए, ये 25 गारंटी जो प्रमुख है, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जम्मू कश्मीर की जनता को बताया गया है, उनको अपने संकल्प पत्र में उनके सामने रखा है। इसमें 3 तो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के हिंदू समाज, विस्थापित समाज के लिए रखी है। इसमें विशेषकर जो टिकलाल टेपिलू विस्थापित समाज की पुनर्वास योजना है, उसमें जो हम लोगों ने शब्द यूज किया है कि वो समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिल बैठकर, आप समझ लीजिए उस बात को, जी अंडरलाइन कर लीजिए, समाज के रिप्रेजेंटेटिव से मिल बैठकर उस योजना को बनाएंगे और एक बोर्ड बनाएंगे जिस पर वो काम आगे करेगा। देखिए, हम सब कहते हैं, और मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है, इसलिए मैं उस बात को दोहराता हूं। वो ये है कि जो हमारा निष्कासन था, वो कोई एक घटना, किसी दिन किसी लीडर ने वहां ऑर्डर निकाला, जी आप कश्मीर के हिंदू समाज यहां से निकल जाओ, वो इस प्रकार से नहीं था। एक प्रोसेस शुरू किया गया जो हम मानते हैं 1931, लेकिन 1947 से बिल्कुल वो लगातार एक पॉलिसी के रूप में बनाया गया है, जिसमें हमारे बारे में पहले इतनी गलत फहमियां वहां की जी मेजॉरिटी कम्युनिटी और सब जगह फैला गया, डेमोनाइज किया गया हमको, और धीरे धीरे हमको कश्मीर की मेन स्ट्रीम से अलग किया गया। अगर आपको याद होगा, मेरे पास अभी बहुत सी है, लेकिन मैं एक आज ही किसी उसमें चीज कर रहा हूं। ये जैसे एक कोर्ट केस का ऑर्डर है, ये 1982 है, पिटिशन नंबर 77 ऑफ 1982। तो मेरिट को, हमारे मेरिट को डिलिबरेटली इग्नोर करके हमें रिलीफ कहां से लेना पड़ता था? कोर्ट से लेना पड़ता था। कोर्ट से ऑर्डर आते थे तब भी इंप्लीमेंट नहीं होता है। स्वर्गीय त्रिलोकीनाथ जी टिक्कू का केस बड़ा है, जब एम्प्लॉयमेंट के प्रमोशन में भी किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होती थी। ऐसे इकोनॉमिक फील्ड में भी, ऐसे एजुकेशन में भी, एडमिशंस में भी, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होकर फिर जब फिजिकल अटैक्स हुए, जब टारगेटेड अटैक्स हुए, इस तरह से ये प्रोसेस हमको हमारे निष्कासन तक पहुंचा। हमारा ये मानना है कि वापसी भी एक प्रोसेस का एंड होगा। वो एक ऑर्डर से कि प्राइम मिनिस्टर साहब ऑर्डर निकालेंगे कि अब चलो वापस, वैसा नहीं हुआ। और वो प्रोसेस 2014 में ही शुरू हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उन्होंने 2014 में ही शुरू कर दिया। मैं उसको बार बार दोहराता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं। 2014 में जब पहली बार तब के ऑनरेबल प्रेसिडेंट महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पहला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन को एड्रेस किया। पहली बार उन्होंने कश्मीर के हिंदू समाज को, विस्थापित समाज को एक अलग एंटिटी, अलग एक दर्जा देकर उनका जिक्र अलग से कर दिया। उस दिन शुरू हुआ था हमारी वापसी की प्रोसेस में कह रहा हूं। इसकी परिणति ये कब कंप्लीट हो जाएगा, ये सिर्फ आप और मैं इसलिए डिटरमिन नहीं कर सकती, बहुत सी एस्पेक्ट्स पर है। और उसमें सिर्फ एक चीज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एक एश्योरेंस, एक आश्वासन समाज को देता हूं
कि उस सारे जो फैक्टर्स है उसमें एक चीज की गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। फैक्टर्स बाकी एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल क्या है? टेररिज्म जैसे हम अभी भी मानते हैं कि बहुत, आज भी हम देखें किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। फिर वहां पर जैसे हमने ट्रांजिट एकोमोडेशन पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉयज है उनके लिए यह भी हुआ था 2015 में डिसाइड। आपको रोहित जी, आप भी उस चीज को जानते हैं। जी जी जी। लोकल रिजल्टमेंट कहिए, लोकल अड़चने इतनी आई, जमीन देने से लेकर कहां कहां तक क्या नहीं हुआ, उस प्रोसेस को भी अभी भी कंप्लीट करने में दिक्कत आती है। तो इसलिए ऐसे फैक्टर्स के कारण हम आखिर में, यानी ये कब होगा कि 25 में होगा, 26 में होगा कि 27 में होगा, ये इससे कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन इस प्रोसेस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से सीरियसली परस्यू करती रही है 2014 से, और भी करती रहेगी। जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जब इसकी सरकार, तब वो जो अड़चने 2014 के बाद की आई थी 2019 तक विशेषकर रही, उन अड़चनों को भी एड्रेस किया जाएगा और कोशिश होगी कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हो। अजय जी, ये तो रही वापसी की बात, इस पे काम होगा, कब शुरू होगा, हो सकता है इलेक्शंस के बाद ही ये काम शुरू हो जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे ये भी निकल के आता है कि जो मैंने इस हम द राइट न्यूज़ ने एक मिशन मुहिम छेड़ी है। दो बातें जरूर इम्पोर्टेंट मैं आपसे करूंगा। एक मिशन छेड़ा है कि अभी इस समय रिलीफ कमिश्नरी में 1200 से लेके 1300 एप्लीकेशंस हैं जो क्वार्टर्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे केसेस हैं जो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। उसमें हम लोग गवाह हैं, हमने खुद देखा है कि उनकी कंडीशंस क्या हैं। कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, उनके पास सर्वाइवल नहीं है, उनको रेंट देना पड़ रहा है, लेकिन ना ही उनके लिए क्वार्टर बन रहे। और हमने एक मिशन छेड़ा कि अगर जिनके अपने मकान है वो क्यों क्वार्टरों में बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं क्वार्टर वैकेंट कर रहे हैं इन लोगों के लिए, इन जरूरतमंद लोगों के लिए। अजय जी, जरूरी है आपकी राय भी जानना, क्योंकि ये समाज की बात है, इसमें आपकी राय जरूरी है। क्या उन्हें ये क्वार्टर्स छोड़ने नहीं चाहिए जिनके अपने अपने घर हैं? देखिए, ये एक ऐसा इश्यू है जो समाज के उन, खासकर उन व्यक्तियों की विवेक पर भी निर्भर करता है। छोड़ना क्या, उनको पहले तो लेना ही नहीं चाहिए था। अगर मेरे से कोई राय, तो जब आप इस हालत में है कि आपके पास छत है, आप रह सकते हैं, तो जो ज्यादा जरूरतमंद है उसको देना चाहिए। ये तो जी एक स्पष्ट है। लेकिन ये सरकार इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हमने देखा इसी में, आज ही नहीं पिछले कई वर्षों से, आपको भी ध्यान में है कि इसमें कितनी कोर्ट केसेस, किस प्रकार की अड़चने आती हैं, क्या सारा ये किया है। लेकिन ईमानदारी से अगर कोई ये कह देता कि हाँ जी मेरे पास अब जरूरत नहीं है, पहले जरूरत थी अब नहीं है, ये किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, ये बहुत ही उत्तम होता, बहुत ही श्रेष्ठ एक भाव होता। और समाज की, एक हम एक दूसरे की केयर करते हैं, समाज के नाते हम एक दूसरे की चिंता हमको है, ये उसमें से दर्शता। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहता हूँ, ये एक पहलू है, इसमें अगर हमें भी मान लीजिए हम विनती करेंगे, मैं दामन फैलाकर उनसे निवेदन करूंगा कि भैया आपको अब जरूरत नहीं है, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, ये इसका एक पहलू है। लेकिन आप दूसरा पहलू भी देख लीजिए, जिन तत्वों की, जिन सेक्शन जो वो एक्टिविस्ट्स के नाम पर, इस पर नाम जो बहुत हल्ला करते हैं, अभी जो वर्तमान के हमारे रिलीफ कमिश्नर है, उन्होंने एक बात करी थी कि हमारे 400 कनाल जमीन ढूंढ रहे हैं, अगर आपको याद होगा, कुछ क्वार्टर्स। जी जी जी। आप देख लीजिए, समाज के इन लोगों ने, इन तत्वों में, मैं इनको, इनमें से अधिकांश तो असामाजिक तत्व है, उन्होंने किस प्रकार से विरोध किया, इस पर किस प्रकार से, और पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को समझदार कहते हैं, और कहीं पर किसी कम्युनिटी मीटिंग में नहीं की, सीधे सीधे फेसबुक पर टी 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 करते हुए अपनी राय एक्सप्रेस कर दी कि ये 400 कनाल में कम्युनिटी कैसे होगी, और यहाँ है तो कश्मीर में क्यों नहीं। अगर आपको याद होगा, मैं तब भी बोला कि भाई या तो पूरी बात समझा करो, या तो पूरी बात सुना करो, उसको स्टडी करो कि ये किन की बात हो रही है। इन केसों के बारे में जब से वो 400 की बात आई थी, कनाल की बात आई थी, तब से थोड़ा बहुत और हवा इसको लगी है, नहीं तो बाकियों को तो इसकी चिंता ही नहीं है। तो मेरा इसमें से दोनों पर है, एक वो लोग जिनके पास अब मकान है, जिनके पास छत है, या जो जम्मू से बाहर रह रहे हैं,
उनसे जी रिक्वेस्ट करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं, भैया कुछ लोग सचमुच में बहुत जरूरतमंद है, आप ताला लगाकर बैठे हैं, क्या फायदा है, जी आप इनको जी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। ये जी एक है। दूसरा, हमने कोशिश करी है और कर रहे हैं, हमने तो बल्कि सरकार के सामने ये भी रखा है कि भाई आपके पास तुर्कू में अपनी जमीन भी है, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने तो, अगर याद होगा, वो मैंने मीडिया में भी इसीलिए डाला था क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि शायद आपको बोलते नहीं, जब यहाँ पर हमारे जो वर्तमान चीफ सेक्रेटरी है, उनसे पहले जो डॉक्टर ए.के. मेहता थे, उनको भी ध्यान में लाकर कि भाई आप हाउसिंग फॉर ऑल कहते हो, तो इसमें उनको कैसे इन्वॉल्वमेंट कर, उनका इन्वॉल्वमेंट कैसे हो। मैं आशा हम्म, करता हूं कि जब ये नई सरकार जो भी बनेगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी हिस्सा रहेगी, तो हम इसको परस्यू और करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हमने इस बात का भी जिक्र किया है, जब हम हाउसिंग की बात करते हैं, अटल आवास योजना के नाम पर, इनको भी कैसे एड्रेस हम कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा इश्यू है जिसमें केवल पार्टी के नहीं, बाकी कई एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हो रहेंगे, इसलिए सरकारी तंत्र का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए जी हमारी तरफ से सरकार के बाद सरकार कैसी बनती है, कैसे चलती है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन ये बहुत ही अहम, बहुत ही संवेदनशील, सेंसिटिव इश्यू है, जिसको बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से देखना चाहिए और उसी प्रकार से इस पर काम होना चाहिए। जी जी अजय जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इलेक्शन का माहौल है, आपको पता ही है कि अभी जम्मू कश्मीर में रोज कुछ ना कुछ आते हैं और कुछ कहीं ना कहीं ऐसी भी तोहमतें लगाई जाती हैं कि इंजीनियर रशीद का बीजेपी के साथ सांठगांठ है। महबूबा मुफ्ती ने भी बोला और उमर अब्दुल्ला साहब का भी बयान आया, बहुत सारे बयान आ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जो कश्मीर की राजनीति को जानते हैं, इससे परिचित है, उनको एक चीज भूल जाते हैं और वो लोगों के सामने लाने की कोशिश नहीं करते। वो क्या रहते हैं कि कश्मीर में आप जो आपके पक्ष में नहीं है, जो आपके सपोर्ट में नहीं है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पॉलिटिक्स को शुरू किया, जिसको कांग्रेस का पूरा पूरा समर्थन था। मैं बिल्कुल दावे के साथ और जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर कह रहा हूं कि पूरा पूरा, अगर आप देखेंगे 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस की मदद से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को यहाँ पर इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तब जो उनको लगता था कि ये मेरे विरोधी है, उसमें हमारे समाज के भी लोग हैं जिनको कश्मीर से देश बाहर कर दिया गया। यहाँ के महाराजा हरि सिंह जी को, जिन्होंने विलय का, जिनके पास अधिकार था और जिन्होंने विलय किया, उनको भी देश से निकाला गया। आपको अगर याद होगा, लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जिनको हम शायर कश्मीर के नाम से, महजूर साहब को, उन तक को अरेस्ट किया गया। मैंने पद्मश्री मोतीलाल जी साकी से सुना है कि उनको किस किस प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा था। ये मैं 47 से लेकर 53 तक की बात कर, 1953 में जब इन्हीं जवाहरलाल नेहरू जी को, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट करना पड़ा था, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्लेबिसिट फ्रंट बनाकर, और फिर जब वो वापस आए, तब कांग्रेस के खिलाफ उसको, वो कश्मीरी में, उर्दू में तरकी मवाला, सोशल बाइकआउट किया। यानी कांग्रेसियों को तो वो इस बुरी नजर से देखते, क्योंकि जो आपके साथ नहीं है वो उसको, इसी को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपको याद होगा, मैं आपके दर्शकों को भी याद दिलाना चाहता हूं, 1975 में मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग के नाम से उन्होंने हस्ताक्षर किए जो इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड था। जम्मू कश्मीर की या शेख साहब की तरफ से अफजल बेग साहब थे, और भारत सरकार की तरफ से जी पार्था सारथी थी, जिन्होंने अकॉर्ड किया था। ये 1975 में हुआ। 1978 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग को भी निकाल दिया। ये ऐसे शब्द यूज किए, उनको भी निकाल दिया। तो ये कश्मीर की पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वो मेरिट पर नहीं, वो एफिशिएंसी पर नहीं, वो लोगों के दुख दर्द को बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, वो इमोशनल राजनीति करते हैं और इमोशंस भड़काकर लोगों की इसमें। और वही कारण था कि उन्होंने, हम जो हिंदू माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी थी, उसके खिलाफ भी नफरत के बीज डाले। वो जी 1947
इससे पहले भी उन्होंने किया था और 1947 के बाद तो फिर उसको लगातार किया। तो इसलिए ये जो कहना है इस प्रकार से, ये बिल्कुल निराधार है, सरासर गलत है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर जैसे सोनिया जी और राहुल गांधी भी बेल पर है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उनको बेल दिलवा दी। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली, उनको पिछले लोकसभा में भी बेल मिली थी। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने ही खिलाफ जो उनके खड़े हो जाएगा उनको बेल दे दी। ये बेतुका सिर्फ इसलिए क्योंकि अब कंपटीशन की आदत नहीं थी ना। देखिए 2-2 हजार 4-4 हजार वोट लेकर एमएलए बनना, 10-10 20-20 हजार वोट, 35 हजार वोट लेकर एमपी बनना, राजा बनने रहना, ये जो स्वभाव थे अब कंपटीशन में आप देखो ना, उतार कर भीख मांगनी पड़ती है। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में इस तरह के बात करने से थोड़ा सा लगता है कि चलो मुझे शायद 10 वोट ज्यादा मिलेंगे और एक कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। ये स्वस्थ हेल्दी पॉलिटिक्स की निशानी नहीं है। ये वही मैं फिर कह रहा हूं खानदानी राज को बनाए रखने की राजनीति। जी अजय जी, अनंतनाग शंगस कॉन्स्टिट्यूंसी के वीर सराफ जी ने 2 दिन पहले ही एक कश्मीर में एक डिबेट में, आपको याद ही होगा, उन्होंने बोला कि पीडीपी भी हमारी बी पार्ट टीम है और एनसीपी हमारी बी टीम है। आपने शायद सुना होगा। उससे क्या जाहिर होता है, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में ये बात की? उन्होंने वही सरकास्टिक वे में कहा। हम यही तो कहते, क्योंकि देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई तो है ना, पास्ट उनका भी वैसा रहे। देखिए भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में ऐसी राजनीति करती है जिसमें कोई पॉलिटिकल अनटचेबल नहीं है। हमारे पास मेजरिंग रॉड सिर्फ एक है, देश का हित और देश का अहित। देश का हित जो करेगा वो हमारे साथ कभी भी आ सकता है, हम उनके साथ मिलकर बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी नहीं रही, आज की बात नहीं है। 1947 से, जब से 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब अध्यक्ष बने थे, तब से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में किसी भी पार्टी से जुड़कर देश के लिए काम करना हो, इसमें कभी हेजिटेशन नहीं किया है। तो वीर सराफ जी उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, सरकास्टिकली कहते कि ये भी तो फिर बी टीम में है। वास्तविकता ये है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश प्रथम, ये नारा है। और इसमें से, और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही तो कॉन्स्टिट्यूशन ये लड़ रही है ना। फिर डेमोक्रेसी में अगर आपको ध्यान में होगा, एक फ्लोर मैनेजमेंट भी होती है आपके पास। जैसे हमें 2014 में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिला, आप दोबारा इलेक्शन में नहीं जा सकते। पोस्ट इलेक्शन सीन अलग होता है, प्री इलेक्शन सीन एक अलग चीज होती है। वास्तविकता ये है कि हम अलग पार्टी है। हम जम्मू कश्मीर में, आप ध्यान कर लीजिए, 2019 से या 2014 से पहले दिल्ली और सेंट्रिस्ट सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टी इस जम्मू कश्मीर के, इसके बीच में जो जगह थी वो ऑलमोस्ट खाली थी। भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट से अब जो लेफ्ट ऑफ सेंटर स्पेस थी वो कम होते होते, स्कीज होते होते, जो राइट ऑफ सेंटर स्पेस है उसको भरने के लिए बहुत से लोग लालायित हैं, वो एफर्ट्स कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक चीज उन पर एक मेजरिंग रॉड पहन लगाते हैं कि भैया आप देश हित में काम कर रहे होगे, फिर आप किसी भी तबके से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी उस विचारधारा के हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर एक का अपना अपना विचार हो सकता है। देश को एक मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। जी अजय जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि हमने अभी जगती में आज ऐसा देखा कि हमने छोटा सा एक सर्वे किया जिसमें हमने देखा, हमने ऑफ कैमरा, कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे कुछ लोगों से बात की, उनसे राय जानी वोट डालने के लिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, 100 लोगों से बात की और 100 लोगों में से 100 के 100 लोगों ने बोला कि हम अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट डालेंगे। हाँ, समस्या सिर्फ एक उनकी ये है कि एक ही जगह पे 5-5 कैंडिडेट समाज से उतरे हुए हैं, कहीं 3-3 समाज से उतरे हुए हैं, उससे वो लोग थोड़ा नाराज हैं। उनका कहना है कि हमने तो वोट करना है, तो बाइकआउट की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा असमंजस में पड़ गए हैं कि 5 में से वो पांचों को जानते हैं, पांचों का मन है वोट डालने का। ये कंफ्यूजन जो क्रिएट समाज में हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
देखिए, अगर कम्युनिटी मीटिंग्स जो पिछले 2 साल में हुई है, अगर ईमानदारी से जो उन मीटिंग्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया अगर वो याद करेंगे तो मेरा लगातार एक इशू रहा है। मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, इसलिए मेरी बात इस पे नहीं चल सकती। समाज को खड़ा होकर ये करना चाहिए था कि देखिए ये व्यक्ति हमारा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट है, जी, इसमें दोनों जिम्मेवार हैं। मैंने अभी लगभग हफ्ता पहले अपने एक उस पर भी शेयर किया था अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर मैं कह रहा हूँ, प्राइवेट जो हमारे ये है कि ये 2000 खासकर 9 में 2008 के आखिर में जो यहाँ पर चुनाव हुआ, उसमें अगर आप हबकदल में ही देखेंगे लगभग 15 कैंडिडेट्स थे जो हमारे समाज से थे। उनकी जब हम टोटल वोट जो उन्होंने प्राप्त किए, जब हम उनका ऐड करते हैं तो जो वहां से उस दिन जीती उससे वो ज्यादा वोट थे। ये ऐसा सबको होना चाहिए। लेकिन समाज में जो प्रमुख लोग हैं, जो समाज जो स्वयं को न्यूट्रल मानते हैं, न्यूट्रल कहते हैं, वास्तव में ये उनका भी दायित्व बनता है। हालांकि मुझे ये भी ध्यान में है कि स्वर्गीय दीवानी साहब ने एक एफर्ट किया था, उस वक्त समाज के लोगों ने उस एफर्ट को उतना अप्रिशिएट नहीं किया जितना करना चाहिए था। ये एक ऐसी विडंबना कहिए या एक कमी हमारे समाज की है, अभी हमको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं कर सकते। मैं फिर दोहराऊं, इसलिए नहीं कर सकते कि उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी है और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े भी है। ये जो सामाजिक तौर पर एक्टिव है, जिनके लिए किसी पॉलिटिकल, जिनके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियां जो कहते हैं हमारे लिए सब पॉलिटिकल पार्टियां बराबर है, उनको ये इसमें स्टेप लेना चाहिए था और लेना चाहिए अभी भी, बल्कि मैं ये कह सकता हूं उनको लेना चाहिए और ये करना चाहिए, सबको मिलाकर बैठकर मिल बैठकर तय करना चाहिए था कि भाई हम उस हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक कैंडिडेट ही खड़ा कर देंगे। लेकिन मान लो वो नहीं होता है, समाज को भी अपना विवेक, वोटर को भी देखना ही चाहिए। दो चीजें बिल्कुल साफ होनी चाहिए, एक हमारा वोट एक मुश्त एक साइड में जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम भी हर एक को खुश करें। आप समझ लीजिए यहां पर बहुत सी कम्युनिटीज देश में ऐसी है जो अपने को स्ट्रेटेजिक वोटिंग के नाम पर इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनके पीछे भागती है। वो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसलिए उनके पीछे भागते हैं, उनको मालूम है कि ये समाज का ये हिस्सा एक ही दिशा में एक ही कहने पर वोट डालेगा। आज आप इस चुनाव में करके दिखा दीजिए कि हमारा, वैसे लोकसभा में कर दिया, मैं समाज का आभार व्यक्त करता हूँ, समाज ने उस वक्त दिया, उसका परिणाम भी आप देख लीजिए। लोकसभा में हमने एक कोशिश करी, समाज की तरफ से मैं कह रहा हूँ, हमने वोट डाले, अच्छी संख्या में डाले, तो इस बार हम हर पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में पहुंचे। अगर हम इस सभा जो असेंबली का भी चुनाव है, इसमें अगर हम वो लोकसभा वाले रिकॉर्ड को तोड़कर आगे इतनी बढ़ चढ़ कर वोटिंग ले लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सरकार किसी की भी बने, ABCD किसी की भी बने, वो कश्मीर के हिंदू समाज को इग्नोर नहीं कर सकते। उनको सरकार के एजेंडा में हमारे इश्यूज को रखना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में आपको अपनी वोट की ताकत, किसी को चाहे जिताने के लिए हो या जिसको आप पसंद नहीं करें, जो आपको मालूम है कि ये कश्मीरी हिंदू समाज के, विस्थापित समाज के हितों के विरुद्ध काम कर रहा है, इसलिए उसके विरुद्ध में उसको इलेक्टोरली डिफीट करवा कर अगर आप इस तरह की वोटिंग करते हैं, आप देख लीजिए चुनाव परिणाम निकलते ही वो आपके पास आकर कहेगा, एक तरीके से भीख मांगेगा कि भैया गलती होगी, आगे से सुधर जाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने इस समय दिया क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, लेकिन कुछ जरूरी बातें थी जो समाज के सामने रखनी थी। तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आभार।